जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग साइंस का सेट नंबर 106 को करेंगे। उससे पहले जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजेबल पीडीएफ पर अपलोड कर दिया गया है और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है डेली साइंस प्रैक्टिस सेट नाम से। उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप पिछला वीडियो को देख ले, ठीक। और आप लोग से एक अनुरोध है कि आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक। चलिए आज के पहला प्रश्न को देखते हैं, ठीक। पहला प्रश्न है कि कथन ए और कथन आर वाला है, ठीक है। देखिए कथन ए में क्या कहा है कि सोडियम धातु का संचयन किरोसिन में होता है, ठीक है। हाँ, देखिए सोडियम धातु जो होता है ये पानी के साथ अभिक्रिया कर लेता है, यानी कि वायु के साथ जो है ना ये आसानी से अभिक्रिया करता है। इसी कारण से जो है इसका संचयन कहाँ पर करते हैं, तो किरोसिन में करते हैं, ठीक है। तो ये सही है, ठीक। अब देखिए आर में कहा है कि धातु सोडियम वायु प्रभाव में होने पर गल जाती है, यानी कि सोडियम धातु जो होता है ये वायु के प्रभाव में आने पर गल जाएगी नहीं। देखिए क्या होता है, सोडियम जब ये वायु के प्रभाव में आता है ये आपको ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, तो ये आपको ऑक्साइड बना लेता है, ठीक। ये ऑक्साइड बना लेता है, क्या तो गल नहीं जाता है, ठीक। ऑक्साइड बना देता है, मतलब क्या हुआ कि आर गलत है, ठीक। तो ये क्या हो गया कि ए सही है और आर गलत है, ठीक। देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ये आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है कि ए सही है परंतु आर गलत है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक, देखिए अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, ठीक। देखिए धातु की क्रियाशीलता का क्रम को देखते हैं, ठीक। देखिए ऊपर में जितना भी धातु है ये क्या है, आपको सबसे ये अधिक क्रियाशील मतलब कि ये ज़्यादा अभिक्रिया करता है, ठीक। और नीचे वाला जितना है ये सब क्या आपको कम अभिक्रिया, क्या इसका मतलब क्या, इस चार्ट में क्या देखिए कि ऊपर से नीचे जो है ना आपको ये अभिक्रियाशीलता का ये घटती क्रम है, ठीक। नहीं ये घटती क्रम है, ठीक। घटती क्रम है तो इसका मतलब क्या होगा कि ऊपर में जो है ना आपको सबसे अधिक अभिक्रियाशील होगा और नीचे में क्या होगा, सबसे कम अभिक्रियाशील होगा। देखते हैं, देखिए सबसे अधिक अभिक्रियाशील क्या होता है, पोटेशियम होता है, ठीक। उससे कम होता है आपको सोडियम, उससे कम होता है कैल्शियम, उससे कम होता है मैग्नीशियम, उससे कम एल्युमिनियम, उससे कम जिंक, उससे कम आयरन होता है, उससे कम लेड होता है, उससे कम कॉपर, उससे कम मरकरी, उससे कम सिल्वर और सबसे कम क्या होता है आपको, गोल्ड होता है, यानी कि सोना। सोना क्या होता है आपको कि सबसे कम अभिक्रियाशील होता है, ठीक। यहाँ से क्या पूछा है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील यानी कि क्रियाशील धातु कौन सा है, ठीक। देखिए सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है, तो पोटेशियम है, ठीक। देखिए पोटेशियम दिया ऑप्शन में, हाँ दिया हुआ है। देखिए पोटेशियम किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पोटेशियम, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित धातुओं में से कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, ठीक। देखिए सबसे पहले समझिए कि कोई भी धातु स्वतंत्र अवस्था में कब पाया जाएगा, ठीक ना। देखिए स्वतंत्र अवस्था में तभी पाया जाएगा कि वो जो है ना आपको कम अभिक्रियाशील होगा, ठीक ना। जैसे देखिए यहाँ पर कोई रखा हुआ है, ठीक, कोई धातु रखा हुआ है, यह आपको किसी से अभिक्रिया नहीं करेगा तभी तो ये स्वतंत्र अवस्था में रहेगा, ठीक ना। अगर ये देखिए यहाँ पर रखा हुआ है किसी से अभिक्रिया कर लेगा तो ये अभिक्रिया करके दूसरा चीज़ बना लेगा तो स्वतंत्र में रहा कहाँ, तो स्वतंत्र में नहीं रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कम अभिक्रियाशील होगा ना वही स्वतंत्र अवस्था में पाया जाएगा, ठीक। देखिए यहाँ पर सबसे अंतिम में क्या है, सबसे कम अभिक्रियाशील तो गोल्ड है यानी कि सोना है, ठीक। देखिए सोना ऑप्शन में दिया हुआ, हाँ दिया हुआ है, तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सोना, ठीक। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य तापक्रम पर द्रव अवस्था में रहती है, ठीक। यहाँ सामान्य तापक्रम कहने का अर्थ हुआ कि रूम टेम्परेचर पर, ठीक। किस पर, तो रूम टेम्परेचर पर, यानी कि कौन सा ऐसा धातु है जो कि सामान्य तापमान यानी कि रूम टेम्परेचर पर ये द्रव अवस्था में रहता है, ठीक नहीं, ये लिक्विड रहता है, लिक्विड रहता है। तो ये कौन सा धातु है, कि धातु में जब आपको पूछेगा तो ये पारा हो जाएगा, ठीक। पारा इसी ही क्या कहा जाता है, तो मरकरी कहा जाता है, ठीक। मरकरी क्या हो कि ये धातु हो गया, ठीक। अगर आपसे पूछेगा कि कौन सा ऐसा अधातु है जो कि सामान्य तापक्रम पर अवस्था में रहेगा, देखिए अधातु में जो है ना आपको ब्रोमीन हो जाता है ये चीज़, ठीक। ब्रोमीन ये अधातु है, ठीक, ये आपको अधातु है, ठीक। नहीं हमसे किसके बारे में पूछा है, कि धातु के बारे में पूछा है, तो कौन सा धातु है, तो ये पारा होगा, ठीक। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि गैल्वेनाइज लोहे के पाइप पर परत होती है किस चीज़ का। देखिए गैल्वेनाइज मतलब लोहे का, गैल्वेनाइज मतलब क्या हुआ, देखिए कोई भी लोहा है, ठीक, लोहा का ये चीज़ है कोई भी सामान, ठीक। तो ये लोहा का सामान है तो इस पर क्या होता है, इसको जब हम खुली वायु में छोड़ देते हैं कि आपको ये ऑक्सीजन और नमी से अभिक्रिया करके क्या बना देता है कि इस पर जंग लग जाता है, ठीक ना, यानी जंग लग जाता है जिससे क्या कमजोर होता है, ये मतलब क्या हो कि एक संक्षारित हो जाता है, ठीक। क्या हो ये
संक्षारित हो जाता है। ठीक, संक्षारित होने से क्या होता है, ये कमजोर हो जाता है। ठीक ना, तो इसी संक्षारण को बचाने के लिए जो है लोहे को गैल्वेनाइज किया जाता है। ठीक ना, तो गैल्वेनाइज करने के क्रम में क्या किया जाता है कि इस पर जो है जिंक का परत चढ़ाया जाता है। ठीक, ये जिंक का परत इसी कारण से रहता है ताकि ये जो है ना आपको संक्षारित नहीं हो। ठीक ना, तो यहाँ हमसे क्या पूछा है कि गैल्वेनाइज लोहे के पाइप पर परत होती है किस चीज़ का, तो गैल्वेनाइज लोहे के पाइप पर किसका परत होगा, तो ये जस्ता का होगा। तो ये किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, जस्ते की। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि अधोलिखित में कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है। अधोलिखित, अधोलिखित मतलब क्या हुआ कि निम्नलिखित मतलब कि नीचे लिखा हुआ में कौन सा ऐसा है जो कि कार्बन का अपरूप नहीं है। ठीक, देखिए कार्बन का अपरूप है हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, ये सब क्या है, कार्बन का अपरूप है। ठीक, लेकिन ये आपको ये ऑक्सो कार्बन जो है ये कार्बन का अपरूप नहीं है। ठीक, आखिर कार्बन का अपरूप नहीं है तो ये है क्या, तो ये आपको एक प्रकार का ये अकार्बनिक यौगिक है। ठीक, कैसा है यौगिक, तो ये अकार्बनिक, एक प्रकार का अकार्बनिक यौगिक है। ठीक, ये अकार्बनिक यौगिक है जो कि ये क्या करता है, ये कार्बन और ऑक्सीजन युक्त होता है। इसमें क्या होता है, आपको कार्बन एंड ऑक्सीजन मिला रहता है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यही तो आपको कार्बन का अपरूप नहीं है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑक्सो कार्बन। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड किस अभिक्रिया से पैदा होती है। ठीक, देखिए आग बुझाने वाला संयंत्र जो होता है दमकल आता है। देखिए आग जब कहीं लग जाता है तो उसको बुलाया जाता है दमकल को। ठीक, तो दमकल आता है तो उसमें क्या किस कारण से बुझाता है जल्दी आग, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते रहता है। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे उत्पन्न होता है। ठीक, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है आपको ये सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट को जो है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराई जाती है ना, तो इसी से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ठीक, तो यही कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो है ना आग जल्दीबाजी में बुझ जाता है। ठीक, तो यहाँ क्या हुआ कि सोडियम बाइकार्बोनेट और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से साथ अभिक्रिया करा कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाया जाता है। यह हमसे पूछा है तो किसके कारण, देखिए किस ऑप्शन में बताया कि आपको ऑप्शन नंबर सी में जाए कि सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करा कर, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किस पर। देखिए कोई भी प्रकाश है, ठीक, जैसे ये प्रकाश है, ये प्रकाश लाल जा रहा है। ठीक, तो लाल लाल इसका किस कारण निर्धारित हो गया, कोई पीला प्रकाश है तो उसका रंग पीला हो गया, तो कैसे ये निर्धारित हो गया। ठीक, देखिए कोई भी प्रकाश है तो उसका जो है सभी का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। ठीक, क्या होता है उसका तरंगदैर्घ्य भिन्न भिन्न होता है, और यही तरंगदैर्घ्य जो है आपको इसके रंग को भी बताता है। ठीक, नहीं किस रंग का होगा, ये तरंगदैर्घ्य के कारण के ही इसका निर्धारण होता है। ठीक ना, देखिए जैसे लाल प्रकाश जो है, लाल का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है, और बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। ठीक, किसका, बैगनी का सबसे कम होता है। ठीक, यहाँ से क्या पूछा है कि प्रकाश का रंग निर्धारण होता है किसके कारण, तो रंग निर्धारण तरंगदैर्घ्य के कारण नहीं होता है, तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित के वजह से होता है। ठीक है, यानी कि जैसे वातावरण में प्रकाश आया, ठीक है, सूर्य से प्रकाश आ रहा है। ठीक, यहाँ सन है, लाइट है, सनलाइट से जो है ना आपको प्रकाश आ रहा है। ठीक, ये वातावरण में पूरी तरह से फैल जाता है। ठीक, तो फैल कैसे जाता है, ठीक, तो फैल ऐसे कारण जाता है कि देखिए वायुमंडल में जो है ना कुछ धूल कण स्थित है। ठीक, देखिए गैस, ये जो आपको आया किरण आया, और ये किरण क्या करता है कि इस पर जो है ना आपको धूलकण पर पड़ता है। ठीक, धूलकण पड़ा और यहाँ से क्या होता है, ये प्रकीर्णित हो जाता है, चारों दिशा में एकदम फैल जाता है बढ़िया तरह से। ठीक ना, तो इसी वजह से फैल जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, ये धूलकण के प्रकीर्णन के कारण फैलता है। ठीक, यहाँ देखिए किस ऑप्शन में दिया है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया, किस वजह से फैलता है, तो ये आपको धूलकण की वजह से फैलता है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक अमलगम नहीं बनाती। ठीक, देखिए अमलगम, अमलगम सबसे पहले समझिए क्या होता है। देखिए अमलगम क्या होता है कि देखिए पारा के साथ जो है ना कोई अन्य तत्व मिल जाता है तो उसे ही अमलगम बनाता है। ठीक ना, देखिए पारा के साथ जो है कौन कौन घुल सकता है, जस्ता भी घुल सकता है, तांबा भी, मैग्नीशियम, लेकिन जो है ये लोहा अमलगम नहीं बना पाता है। लेकिन लोहा क्यों नहीं बना पाता है अमलगम, क्योंकि देखिए लोहा जो है ये पारा के साथ घुल ही नहीं पाता है। ठीक है, तो इसी कारण ये अमलगम नहीं बना पाता है। तो अमलगम बनाने के लिए पारा एकदम मस्ट है ही, तो हर हाल में पारा होना ही चाहिए, तभी तो अमलगम बनेगा। लेकिन लोहा पारा के साथ घुल ही नहीं पाता है, तो ये अमलगम कैसे बना लेगा, तो यही अमलगम नहीं बनाएगा, तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोहा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकता है, क्यों। देखिए ये इसी कारण से होता है कि देखिए पृथ्वी का जो है ना कैसा है, पृथ्वी तो ये आपको पृथ्वी का सतह कैसा है, ये वक्राकार यानी कि टेढ़ा मेढ़ा मतलब वक्र आकार का है। ठीक ना, तो ये वक्र है, तो इसमें होता क्या है कि जैसे कोई किरण आया, इसका मतलब दूरदर्शन का जो होता है आपको तरंग, ये आता है जैसे यहाँ पर गया, ठीक ना, कहीं आगे बढ़ाने पर वहाँ नहीं पड़ पाता है। ठीक ना, वक्राकार मतलब ना ये दूसरे तरफ जो है ना आपको विक्षेपित हो जाता है। ठीक ना, इसी कारण से इसमें जो है ना निश्चित दूरी के बाद जो है ये नहीं मिल पाता है। ठीक, तो इसका उत्तर किया जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पृथ्वी की सतह वक्राकार है ना। ठीक, चलिए
देखिए अगला प्रश्न है कि कथन और कारण दिया हुआ है। देखिए कथन में कहा है कि चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। ठीक, सही बात है कि मानव का वजन जो होता है चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है, क्योंकि देखिए पृथ्वी पर जो होता है गुरुत्वाकर्षण जी होता है। ठीक, और यहीं पर अगर हम चंद्रमा पर चल जाते हैं तो उसका गुरुत्वाकर्षण कितना होता है, G/6 हो जाता है। ठीक ना। अब देखिए भार भार बराबर क्या होता है, W = mg होता है फार्मूला, mg। यहाँ देखिए भार किस किस पर निर्भर कर रहा है, द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण पर। यह द्रव्यमान जो होता है m, ये कहीं पर बदलता ही नहीं है, तो द्रव्यमान तो नहीं करेगा, लेकिन g जो है ये बदलता है, सभी ग्रह पर अलग अलग होता है। जब चंद्रमा पर जाता है इसका g क्या हो जाता है, तो G/6 हो जाता है। तो यहाँ पर भार क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा mg/6 हो जाएगा। ठीक है, इनकी पृथ्वी का अपेक्षा क्या हो जाएगा, 1/6 हो गया। ठीक, तो ये सही है। ठीक है, कारण में कहा है कि चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। ठीक है, चंद्रमा पर जो आपको पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है, ये बात गलत है। ठीक है ना, ये इसी कारण गलत है कि देखिए जी ही है, सेम उसी के तरह है, उसका मात्रा कम है, उसका प्रकृति तो सेम ही होगा। ये मतलब क्या होगा कि कारण गलत है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि कथन सही है परंतु कारण गलत है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। ठीक है, कोई भू उपग्रह है जो कि अपने कक्ष में क्या होता है, निरंतर अपना गति करते रहता है। ठीक, गति कर रहा है। यह गति जो है आपको अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है। यह गति जो है ना किस कारण से होता है, तो अभिकेंद्र से प्राप्त होता है। तो यह अभिकेंद्र बल जो होता है इस उपग्रह पर कहाँ से प्राप्त होता है, देखिए यह अभिकेंद्र बल जो है आपको पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है प्रभाव। ठीक ना, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का पलायन वेग क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए पलायन वेग क्या होता है। देखिए पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे क्या होता है कि जिस वेग से हम जो है ना कोई वस्तु को फेंकते हैं तो क्या होता है कि पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र को जो है ना आपको छोड़ करके चला जाता है और पुनः वह क्या होता है कि वापस नहीं आ पाता है। ठीक ना, तो इसे हम तो पलायन वेग कहते हैं। ठीक ना, देखिए पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है आपको 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, यहाँ यूनिट बहुत ही मास्टर। ठीक है, यूनिट हमेशा ध्यान में रखिए, किलोमीटर पर सेकेंड है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 11.2 किलोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से अगर हम कोई वस्तु को फेंकेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को छोड़ करके बाहर चला जाएगा और वो जो है पुनः पृथ्वी पर वापस नहीं आ पाएगा। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न है कि जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो क्या होता है। देखिए जैसे कोई जहाज है, ठीक, ये भी नदी में तैर रहा है। ठीक, नदी में तैर रहा है, जब ये सागर में घुसेगा ये क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। ठीक, तो थोड़ा ऊपर क्यों उठता है, देखिए इसका ये कारण है कि देखिए नदी में जो जल है इसका घनत्व जो है ना कम है। ठीक, इसका घनत्व क्या है, कम है समुद्र के जल की अपेक्षा। ठीक, और समुद्र का जल का घनत्व जो है आपको अधिक है। ठीक है, नदी जल की अपेक्षा इसका अधिक है, वहाँ पर जो घनत्व अधिक हो गया तो इस कारण जब यहाँ घुसता है, जब यहाँ पर जो जहाज जाता है यानी कि समुद्र के जल में, वहाँ पर जो है ना पलवन बल लग जाता है। ठीक ना, पलवन लग जाता है जिस कारण क्या होता है ये ऊपर उठ जाता है। ठीक ना, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा कि वह कुछ ऊपर उठ जाता है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आएगा तो उसका आकार क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए कोई झील है, ठीक, झील के जो है आपको तली में चढ़ कोई वायु का बुलबुला बना हुआ है। ठीक, देखिए यहाँ पर जो बना हुआ है यहाँ पर देखिए इसका प्रेशर जो है ना आपको ज़्यादा लग रहा है। देखिए पानी का भी प्रेशर लग रहा है, वायुमंडल का भी प्रेशर कुछ ना कुछ लग ही रहा है, तो मतलब यहाँ प्रेशर ज़्यादा है। ठीक ना, अब देखिए जब ये तली से थोड़ा ऊपर आ जाता है तो यहाँ देखिए ऊपर में क्या होता है कि पानी का प्रेशर इस पर कम जाता है, वायुमंडल का थोड़ा कम जाता है, मतलब क्या हुआ कि पहले का अपेक्षा इस पर जो है प्रेशर कम लग रहा है। ठीक ना, तो प्रेशर कम लग रहा है तो क्या जगह इसका आकार बढ़ जाएगा, मतलब प्रेशर कम लगेगा इसका आकार बढ़ जाएगा। तो इसका उत्तर किस ऑप्शन में दिया, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ कि आकार इसका बढ़ जाएगा। ठीक, चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि डॉल्फिन वर्गीकृत किया जाते हैं किस कुल में। देखिए डॉल्फिन क्या है, तो ये आपको स्तनी है। ठीक, ये स्तनी कुल में वर्गीकृत किया जाता है, इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्तनी। ठीक, देखिए डॉल्फिन जो है ये आपको बहुत ही बुद्धिमान जीव है। ठीक है, ये बहुत ही बुद्धिमान होता है। ठीक है, अब देखिए जो गंगा का जो डॉल्फिन होता है उसे जो है ना राष्ट्रीय जलीय जीव में घोषित किया गया। ठीक, किसमें, तो राष्ट्रीय जलीय जीव में घोषित किया गया किसको, तो गंगा डॉल्फिन को। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि कुनैन जो कि मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है तो सिंकोना के पादप के किस भाग से आती है। ठीक ना, देखिए कुनैन एक दवाई है। ठीक ना, जो कि मलेरिया जो होता है किसी भी आदमी को उसमें प्रयोग किया जाता है कुनैन दवाई। ठीक ना, उसके इलाज में प्रयोग किया जाता है। ये कहाँ से होता है, तो सिंकोना के पादप से प्राप्त होता है। लेकिन सिंकोना से जो प्राप्त होता है तो सिंकोना के किस भाग से प्राप्त होता है, सिंकोना से ये छाल से प्राप्त होता है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छाल। ठीक, अगला प्रश्न है कि हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला तंत्र कौन सा है। देखिए जब हमारे शरीर में जब कोई हम सांस लेते हैं, ये सांस की प्रक्रिया में जो एक प्रक्रिया आता है आपको क्रेब्स चक्र। ठीक, कौन सा प्रक्रिया आता है, तो ये आता है आपको क्रेब्स चक्र। ठीक, देखिए क्रेब्स चक्र में क्या होता है, यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा
एटीपी का निर्माण होता है। ठीक, यहाँ पर सबसे ज़्यादा एटीपी का निर्माण होता है। तो ये कहाँ पर होता है? क्रेब्स चक्र में। तो ये क्रेब्स चक्र प्रक्रिया में जो है आपको माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक, अब देखिए क्रेब्स चक्र जो है इसका खोज किसने किया था? इसका खोज किया था आपको हैंस क्रेब्स ने। ठीक, इन्होंने अपने ही नाम पर इस चक्र का नाम रख लिया क्रेब्स चक्र। ठीक, और ये कब किए थे? तो ये 1937 में किए थे। ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि एटीपी अणु में उत्पन्न होने वाला पद कौन सा? अधिकतम एटीपी कहाँ पर उत्पन्न होगा? तो अधिकतम एटीपी क्रेब्स चक्र में उत्पन्न होगा। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि अलसी किसका प्रचुर स्रोत? देखिए अलसी, अलसी जो होता है इसे ही तीसी कहा जाता है। ठीक, इसे ही क्या कहते हैं? तीसी कहा जाता है। ठीक ना, तो ये किसका प्रचुर? देखिए अलसी जब खाइएगा तो ओमेगा 3 या जिसे बसिया अम्ल कहते हैं इसका जो है ये प्रचुर स्रोत होता है। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ओमेगा 3। ठीक है, देखिए ओमेगा 3 जो होता है तो ये हमारे शरीर में क्या हमको देता है फायदा? ठीक ना, देखिए ओमेगा 3 क्या होता है? हमारे शरीर में आता है तो ये क्या करता है कि रक्त की जो नलिका होता है, रक्त की नलिका, ये रक्त की नलिका में जो है ना आपको वसा को जमने से रोकता है। ठीक है, वहाँ पर जो है ना वसा को जमने नहीं देता है। ठीक है, ताकि जो ब्लॉकेज होने के से बच जाता है। ठीक है ना, तो चलिए ये आज का, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए ये आज का अंतिम प्रश्न था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और वीडियो को लाइक भी कर लें। ठीक, और कमेंट बॉक्स में आप अपना हाजिरी जरूर बनाएं, मतलब कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक जरूर दें। ठीक, और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजबल पीडीएफ पर अपलोड कर दिया गया है और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पिछला वीडियो को जरूर देख लें। ठीक, और चैनल का प्लेलिस्ट का भी लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ठीक, चलिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।